कभी कभी जिंदगी में एक लम्हा सब कुछ बदल देता है। एक सोच, एक सवाल या एक मुलाकात। आज की कहानी है एक पाकिस्तानी मुसलमान की, एक ऐसे शख्स की जो एक मजहबी घराने में पैदा हुआ। बचपन से ही उसके कानों में अजान की आवाज गूंजती थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ रखकर दुआ करती थी और वह हर जुम्मा मस्जिद में पहली सफ में खड़ा होता था। लेकिन फिर एक दिन यूट्यूब ने उसके सामने एक नई दुनिया खोल दी, जहां उसने देखे एक्स मुस्लिम साहिल और दूसरे लोगों के चैनल, और उसको अंत में लगा जफर हेरिटिक का चैनल हाथ। एक ऐसा चैनल जहां पहले उसे कुफ्र नजर आया, लेकिन फिर जिज्ञासा हुई। उसने सोचा, देखता हूँ क्या कह रहे हैं ये लोग। क्योंकि उसको जो बाकी लोगों के चैनल से उनसे ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगा कि रेफरेंस के साथ बात कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ रेडिकल नहीं है, लाइक दूसरे रिलीजन्स के बारे में भी बात करना है एंड ऑल, तो वो लोग आप डिफाइन कर सकते हो कि क्या चीज़ है। इनका जवाब तो मैं तुरंत दे सकता हूँ, ऐसा उसने सोचा। जो जो हेरिटिक बात कर रहे थे अपने चैनल पर, और वो देखना शुरू किया। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा। हर वीडियो के बाद उसका गुस्सा बढ़ता गया, पर उस गुस्से के पीछे एक छुपा हुआ था शक। उसने कहा, मैं खुद चेक करता हूँ। उसने चैट जीपीटी पर वो रेफरेंस डालने शुरू किए, कुरान की आयतें, हदीस के रुझान और इस्लामी इतिहास के दावे। जब उसने एआई से पूछा, सच पहचाना, उसके अंदर कुछ टूट गया। एक पहचान, एक यकीन जो दीवार की तरह उसके दिमाग में बना था, ढहकर गिर गया। और उस और उस दिन उसने खुद से कहा, मैं अब मुसलमान नहीं हूँ। यह फैसला आसान नहीं था। डर था, गिल्ट था, माँ बाप का चेहरा याद आया, दोस्तों की बातें, लोगों की नजरें, सब कुछ। पर एक चीज थी जो सबसे गहरी थी, सच। और जब इंसान एक बार सच देख लेता है तो आंखें बंद करना मुश्किल हो जाता है। यह कहानी सिर्फ उस शख्स की नहीं है, यह कहानी उन सब लोगों की है जो सच की तलाश में निकले हैं और जिन्होंने अपने आप से ईमानदार रहने का फैसला किया। तो बने रहिए इस वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मैं मिलता हूं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। जी, जी, ज़रूर। मैं पाकिस्तान से तल्लुक़ रखता हूँ और बचपन से ही हमारा जो घर का माहौल था, वो बहुत ही ज़्यादा मज़हबी रहा है और मेरे ख़ानदान में तो बहुत से जो लोग हैं, वो फ़ाल्म दीन भी हैं और अब भी मेरे कुछ कज़न जो हैं, वो इस टाइम भी करबला नजफ़ में जो हैं, वो ज़ेर तालीम हैं और 1-2 तो फ़ारिग़ुल तहसील होके मौलवी बनने की तैयारी में ऑलमोस्ट लग चुके हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितना कट्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़हबी माहौल। और स्पेशली जब मुहर्रम, सफ़र और का महीना आता है, तो रमज़ान का महीना आता है, तो वो बहुत ही सख्ती रहती है। हम सख्ती से मुराद ये है कि शियों के ऊपर सख्ती करने की ज़रूरत नहीं होती। बस वो एक चीज़ जो उनको पढ़ा दी जाती है शुरू से, फिर उनको बार-बार कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपने आना ही आना है। वो दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, कहीं पर भी होंगे, वो जनाब जैसे ही मुहर्रम का चाँद नज़र आएगा, तो वो आपको ठक से इमाम बारगाह में नज़र आ जाएगा। तो ये इस माहौल में हमारी परवरिश हुई, फिर जवान हुए और इस तरह से 1-2 दफ़ा मुझे, जब मैं 18-19 साल का था, तो कुछ डाउट्स आए ना 1-2 चीज़ों के बारे में। तो वो जब मैंने सवालात करने की कोशिश की, तो मुझे काफ़ी डाँट पलाई गई कि तुम हमारा जो उठना-बैठना है, वो सही लोगों में नहीं है। मैंने कहा, अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में एक उस टाइम बहुत बेचारे छुपे हुए कुछ मुल्हिद होते थे, जो डरते-डरते कुछ सवाल करते। अच्छा। तो मेरा उन लोगों के साथ उठना बैठना था, जो मुझे अच्छे लगते थे उनसे बैठना, कंपनी करना, खाना-पीना। लेकिन ये है कि वो जो मेरे कज़न से, उनको पता चला कि यार ये उन लोगों में बैठता है, उनके तो ख़्यालात जो हैं वो ठीक नहीं है, ये उन असर ले रहा है। तो मुझे भी ये लगा कि शायद वो लोग बड़े गलत हैं, तो उनको छोड़ देना चाहिए ना। तो क्योंकि उन्होंने मुझसे फिर एक सवाल किया था कि यार तुम इस तरह से साबित करोगे कि ज़िंदगी के बाद की मौत है। तो मुझे जवाब उसका वही दिया गया कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो उसे नहीं पता होता कि बाहर कितनी बड़ी दुनिया है। लेकिन वो जब बाहर आ जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि उसकी कितनी बड़ी दुनिया है। इसी तरह से अब तुम समझो कि अब भी तुम माँ के पेट में, तुम एक्सप्लोर नहीं कर सकते मरने के बाद। जैसे ही मरोगे, तो इससे भी बड़ी जो है यूनिवर्स आगे तुम्हारी मुनसर है। तो ये 8-9 महीने का जो पीरियड माँ के पेट में था, ये ज़िंदगी भी वही है। तो वो इस लॉजिक से मुझे समझ में आया कि हाँ यार, ये ठीक कह रहे हैं, तो हम लोग ठीक है। तो उसके बाद हमने आंखें बंद कर ली और फिर क्या सोचा। यहाँ एक छोटी सी बात, अगर आप मुझे इजाजत दें 1 मिनट के लिए, तो जो मैं रिलेट करना चाहूंगा, हम सब जितने भी मुस्लिम्स हैं, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, रिगार्डलेस, होता ये है कि एक फलसफी था, वो कहीं जा रहा था, तो उसने देखा कि वो एक तेल ही नहीं होता जो तेल निकालता है कोल्लू का, और एक बैल घूम रहा होता है। तो वो कहे, यार ये बैल क्यों घूम रहा है, घूमे जा रहा है 2 घंटे से, थकता भी नहीं है। खैर वो बैठ के उसको मुआयना करने लगा। थोड़ी देर के बाद उसका मालिक बाहर आया, उसने कहा, ये ऐसे क्यों घूमता रहता है,
कहता है कि आंखों पे मैंने पट्टी बांधी हुई है, जिसको पता ही नहीं है कि ये गोल गोल घूम रहा है ना, और जब तक मैं इसको रोकूंगा नहीं ये रुकेगा नहीं। कहता लेकिन अगर ये थक के रुक जाए तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? कहता है मैंने इसके गले में घंटी बांधी हुई है, जैसे ही घंटी रुकेगी मैं बाहर आ जाऊंगा। तो कहता है ये अगर खड़ा होकर गर्दन लाता रहे तो भी तो घंटी जो है बजती रहेगी ना। कहता है ये बैल है, फलसफी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग उसी तरह से घूम रहे हैं, हमें बिल्कुल इदराक नहीं है, हम नहीं जानते कि हम खड़े होकर भी गर्दन हिला सकते हैं। सही बात है। ठीक है, ये हम सब, मैं रिलेट इसलिए किया कि हम सब इसी तरह से गोल गोल घूम रहे हैं, और हमें जो पट्टी हमारी आंखों पे बांधी गई है शुरू से, हम उससे बाहर देखना ही नहीं चाहते। हमें लगता है यही जिंदगी है जो हम गोल गोल घूम रहे हैं, बस दैट्स इट। तो ऐसे ही करते 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 जनाब फिर सम हो किस तरीके से मैं तरक्की याफ्ता मुल्क में आ गया। यहाँ जिस पर पहुंच गया रूह वहीं रही। ठीक है जी, हम वही पाकिस्तानी जो थी थिंकिंग लेके यहाँ आगे, यहाँ भी आगे हम सबसे पहले मामबरगा ढूंढते हैं कहाँ पे मिलेगा, और फिर हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं, और वही सरगर्मियाँ जो वहाँ पर थी, आप यकीन करें मैं जिस कंट्री में हूँ यहाँ पर जो सरगर्मियाँ हैं वो उत्तरी पाकिस्तान में भी नहीं होती होंगी। जी, मैं देख रहा हूँ आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत ज्यादा जी। तो यहाँ पर तो स्पेशली शिया जो है उन बेचारों को तो मुझे वैसे ही अब रहम आता है इन बेचारों पे कि इनके साथ पूरा साल इनके इवेंट्स खत्म नहीं होते, और इनके बच्चे जो हैं इनके यानी हमारे सही बात। वो सारे एक फ्रस्ट्रेटेड किस्म का माहौल है। यानी आप 60-70 दिन तो कोई खुशी नहीं कर सकते। मुहर्रम का चांद नजर आया, चलो जी, ना कोई शादी पे जा सकते, ना कोई बर्थडे मना सकते। आप 70-75 दिन तो भूल जाए ना बात। इवन अच्छा, यार ये बात जितने भी शिया एक्स मुस्लिम इस चैनल पर आए हैं अपनी स्टोरी शेयर करने, सभी ने ये पॉइंट रखा कि भैया 2.5-3 महीने तो जिंदगी जीने ही भूल जाओ आप। सर सबसे खुशी का मौका जफर भाई शादी का होता है। शादी पे भी यहाँ पहले मजलिस होती है, बताओ। ठीक है, अगर आपने इस्लामी माहौल में शादी करनी, खुशी का मौका, उस पे भी आप रुला रहे हो लोगों को। उसको पहले आके ब्लेसिंग के लिए आपने मजलिस पढ़नी है ताकि लोग थोड़ा सा रोलें, तो अब आपको फील होगा कि अब मेरी शादी सफल होगी क्योंकि मैंने आजाद ही मजलिस से कर दी। ठीक है जी, तो इस माहौल में चलते चलते जब 40-50 साल हमारे गुजर गए जिंदगी के, बच्चा मेरा 18-19 साल का हो गया। अच्छा, अब मेरा एक बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है, जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू में बताया लोगों को। तो हमें यही बताया जाता था कि कोई नहीं, ये जनाब अल्लाह की तरफ से एक छोटा सा इम्तिहान है, बल्कि तोहफा है आपके लिए, आप तो जो है बहुत लकी हैं, आप इसकी वजह से तो आपको जन्नत मिलनी है। ठीक है, आप भी खुश हो गए कि हमने नमाज़ें मुझे भी छोड़ दी कि जब मिली जानी है इसकी वजह से तो फिर छो। सही बात, कोई ऐसा इशू भी है। अच्छा, मेरी एक चीज है जफर भाई कि ना, जब भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो मैं कोशिश करता हूँ रिकवरी की तरफ जाऊँ। तो मेरी ऑलवेज ये होती है कि पॉजिटिव सोचो, जो होना है वो हो चुका है, अब उसको तो बदला नहीं जा सकता। मैं चाहता हूँ रिकवरी की तरफ, देखें इसका सोल्यूशन क्या है। जबकि मुस्लिम्स जो हैं वो फिर कहते हैं नहीं जी भाई, दुआओं की तरफ जाते हैं। अब मेरा जो खानदान है, जैसे मैंने आपको बताया, स्पेशली मेरा जो ससुराल है, मेरी कजन मैरिज हुई है, ये भी आपने बताया सबको। जी जी। तो मेरी खानदान में भी काफी मजहबी लोग हैं, लेकिन मेरे ससुराल में तो वो कहते हैं नेक्स्ट लेवल है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, बच्चे को करबला लेके जाओ तो वहां जाते ये ठीक हो जाएगा, बस बाकी छोड़ दो डॉक्टरों को, सबको छोड़ दो, बकवास कर रहे हैं। मैंने कहा यार अब यहाँ से मैं निकलूं 5-6 बंदों की टिकटें और ये वो, कैसे मतलब होगा सारा कुछ। एनी हो सम हो जनाब, मैं प्रेशर में आके तो मैं ले गया, और पूरे हम कोई रहे वहाँ पे 25-30 दिन। मैंने कहा कोई कमी रह ना जाए ना। हमने करबला की एक जो ज़ियारत थी कुछ छोड़ी नहीं। करबला, नजफ, बादमैन शरीफ, और हर जगह हम गए। छोटे से छोटा भी कोई रोज़ा मिला ना कि ये फलां से फलां इमाम से इसका तल्लक था और ये भी शहीद हुआ था कहीं पर, हम वहाँ भी रुके। तुमको यार यहाँ भी माथा टेक लो, यहाँ भी जाके कोई टकरे मार लो। हाँ, कोई छूटना नहीं चाहिए जब आए तो। ना जी, मतलब कोई रीजन ना रहे वापस आके कि वो रह गया तो उसकी वजह से नहीं हुआ। हम जी वापस आ गए वहां से। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ऐसे है कि फिर कुछ जो और बाप थे यार, तुम्हें तो इनको मक्का लेके जाना चाहिए। मैं कहा लेट्स गो मक्का जी, आ जाओ। मैं इनको मक्का मदीना भी ले गया, चलो कोई चीज रह ना जाए। अब सर सारी जगह घूम ली है, बच्चा वहीं का वहीं है, टस से मत नहीं हुआ वो। लेकिन मेरी जिंदगी में एक सुकून आ गया कि अब जो है ना, मेरे ससुराली मुझे ये टेंशन नहीं देते, कहेंगे नहीं हाँ कि आप जनाब इसको वहां लेके जाओ और वहां लेके जाओ। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का कि यार, और मैं अक्सर ये इनसे सवाल करता था कि आप मुझे इतना पुश कर रहे हो कि इसको वहां लेके जाओ, तो वो जिनके बारे में आप इतनी पावर्स के बारे में बता रहे हो कि उनके पास इतने इख्तियारात हैं कि वो ये सब कर सकते हैं, तो वो महदूद है क्या किसी एरिया में? क्या वो यहाँ मैं जिस मुल्क में बैठा हूँ तो यहाँ पर उनकी कोई मतलब असर सुख नहीं है? हाँ, मौजज़ा तो पूरी दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं ना भैया, जब पूरी दुनिया इनकी बनाई हुई है।
हाँ बिल्कुल। उसके लिए तो मैं अक्सर अपने मौलवियों से पूछता हूँ कि यार ये जो मिरेकल्स की आप इतने मिरेकल्स बताते हैं ना अपने मजालिस में, और बंदे सुन सुन के रो रहे होते हैं मिरेकल्स, तो मैं कहता हूँ यार मैं काश मेरी जिंदगी में कोई एक मौजज़ा मुझे कोई दिखा दे, यार मेरे मेरे बारे में ना दिखा दे, किसी और के बारे में मैं देख लूँ अपनी आंखों से। बट मुझे पता है ये कभी नहीं होगा, ना हुआ। तो ये वाली सूरत हाल है। तो पिछले साल की एक बात है ये, जफर भाई, मैं उसी तरह बैल की तरह हम भी घूम रहे थे। हम्म, 60-70 दिन हम बिल्कुल उसी तरह से जैसे होता है, सारा चल रहा है, सिलसिला ठीक चल रहा है। अचानक से मैं टिकटॉकर हूँ छोटा मोटा, तो मैंने देखा जनाब के टिकटॉक के ऊपर अवैस इकबाल की एक वीडियो जो है वो नमूदार होती है मेरे सामने, जिसमें वो अच्छा। गामदी साहब की क्लास ले रहा था। तो एज ए शिया मैं आपको और चीज बताऊं, वो सारे बंदे जो थोड़े से भी शियों के खिलाफ है ना, मतलब सोशल मीडिया पे हल्का फुल्का भी अगर वो उनका जो है हमारे खिलाफ थोड़ा सा भी उनका ज़हन पाया जाता है या दिमाग, तो उनकी जब क्लास हो रही हो तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी ले रहा हो। अच्छा। तो मैंने देखा यार ये अवैस तो इसकी चकाई कर रहा है, ठीक ठाक मजा आ रहा है, सुनो। हम्म, तो वो मैंने देखा, तो छोटा क्लिप था, मैंने फिर सर्च की तो मुझे अवैस की काफी सारी वीडियोस मिल गई। तो मुझे नहीं पता था कि ये कोई मतलब इस तरह से लोग इस्लाम भी छोड़ते हैं ये वो। लेकिन हमारी तकरीर में ना पिछले कोई 5-6 साल से स्पेशली यूके के जो मौलवी साहब हैं 2-3 और, वो अक्सर एक बात किया करते थे, अरे एक बात का ख्याल रखे, आपसे ये सवाल किया जाएगा, आज जिन मुल्कों में हम लोग बैठे हैं यहाँ पर स्कूलों में बच्चों को मुल्हिद बनाया जा रहा है, एथियस्ट बनाने की एक पूरी मुहिम चली हुई है, अपने बच्चों का अच्छा। ख्याल आपने रखना है। मैंने अपना मैसेज दे दिया, कल को मैं क़यामत के रोज सुरखरू हूं कि मैंने बता दिया। आप वालिदैन आपकी हैं, जिम्मेदारी। आप हाँ। किसी ये अबे यार ये पता नहीं क्या बोलता रहता है एथियस्ट। अबे कौन होता होगा यार एथियस्ट, किसका दिमाग खराब है? इतनी सारी चीजें, इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ने बना दी है, ये कौन लोग होगा जो इस तरह की फजूलियात में पड़ता होगा कि अल्लाह नहीं है और ये मतलब झूठा ही वो, ऐसे कैसे हो सकता है यार? क्योंकि हम बैल थे ना इसलिए। तो घंटी बंधी हुई थी। घंटी बंधी हुई थी, तो हमने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने जब देखा तो उसकी जब और वीडियोस नजर आई तो मुझे पता चला वैसा तो जो है ये मुल्हिद है। मैं क्या अबे यार ये क्या इतना इंटेलिजेंट बंदा, मैं इसको इतना मजा आ रहा था इसकी वीडियो देखने में, ये क्या निकला यार, अजीब आदमी है। लेकिन थोड़ा सा अंदर से गुबार जो था ना वो थोड़ा सा, मैंने कहा यार बंदा बोलता बड़ा मजेदार है, इसको थोड़ा सुनो कहता क्या है। तो मैंने उसकी ना फिर वीडियोस निकाली, फिर मुझे पता चला भाई ये तो शिकागो बैठा हुआ है। मैंने कहा ये तो मसला ही नहीं है तेरा आपका करना। मैंने उसको कॉन्टैक्ट किया, काफी दिनों के बाद उसकी कॉल बैक आई मुझे, खैर मेरी उससे बातचीत हुई, तो मुझे लगा कि यार बंदे की बातों में दाम है। उससे मुझे जो सिंपल चैलेंजेस थी ये पता कर लो यार तुम, तुम्हें ज्यादा टेंशन है तो। मैंने कहा अच्छा बात तो ठीक है। तो अब क्योंकि जब वो आप इस तरह की चीजें सर्च करनी शुरू करते थे फिर उसी टाइप की वीडियोस आपके सामने आती हैं हाँ, टिकटॉक पे। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात इससे है। फायदा होता है। हाँ आई गॉट टू नो, फिर हारा सुल्तान सामने आया, उसकी मैंने कुछ देखी, फिर इंडिया से वो साहिल वगैरह थे उनकी, फिर अचानक से आप आ गए सामने। मैंने कहा यार चलो इसको भी सुनो, ये क्या कहता है। अब फिर जैसे मैंने 1-2 वीडियोस आपकी देखी तो मैं फिर एडिक्ट हो गया आपका, फिर बाकी सारे छोड़ दिए। मैंने कहा यार ये अच्छा मुल्हिद है। अच्छा। जैसे हम नहीं कहते ये अच्छा हाँ। मौलवी है। हाँ, ये अच्छा मौलवी। हाँ, ये तो मौलाना मैंने साहब कहा अच्छा यार है। जैसे ये अच्छा गामिदी को मुल्हिद है। कहते हैं पाकिस्तान में ज्यादातर कि हाँ जी गामिदी अच्छा वो है, अच्छा जी जी स्कॉलर है, थोड़ा साइंस के साथ मिला के चलता है। मैंने कहा यार ये अच्छा मुल्हिद है और ये किसी के खिलाफ बात भी नहीं करता और ये रेफरेंस अच्छे देता है, बाकी थोड़े जज्बाती हो जाते हैं ज्यादा। तो इसकी बात सुनो। तो मैंने ना रेफरेंसेस को क्रॉस चेक करना शुरू किया, मतलब ऐसे नहीं है कि आपने बोल दिया और मैंने मान लिया, नहीं, मैंने सारे रेफरेंसेस को क्रॉस चेक किया। चैट जीपीटी मेरे फोन के अंदर है, कोई मसला ही नहीं है, ठग से जो बोलो वो एग्जैक्ट वही चीजें सामने आ जाती है। फिर उस क्रॉस रेफरेंस को चेक करने के बाद मैंने वो चीजें जो मेरे कजन पढ़ रहे हैं, मैंने आपको जैसे बताया, उनसे फोन के ऊपर बातचीत शुरू। तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए सर, जब उन्होंने मुझे जवाब जो देने बजाय मुझे साबित करें किसी चीज को, वो उल्टा जो है मुझे लताड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मतलब पिछले दिनों मैंने उनसे बोला, मैंने कहा तुम लोग इराक में बैठे हो, मुझे पता चला है कि यहाँ पर जो है वो शिया जो बाई लॉ जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये लॉ जो है मंजूर हो गया कि 9 साल की बच्ची से आप शादी कर सकते हैं। हाँ, अभी इसमें इराक में ये रूल इराक में हुआ है। वो कह लेंगे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए पहले इसको वेरीफाई कर लो, अगर मैं झूठा हूँ तो फिर जिसने मुझे बताया फिर मैं उसकी क्लास लूंगा। कहते ठीक है। तो अगले दिन मैंने कहा हाँ जी पता चला, हाँ वो कहते हैं लेकिन उसका 99.9% लोगों ने थोड़ा करना है ऐसे।
मैंने कहा जनाब अच्छा। अगर आप एक बंदे ने भी करना है ना पूरे इराक में, एक बंदे ने भी करना है उस लॉ को सामने रखते हुए, तो भी ये गलत है। सही बात है। तो आप ये किस तरह से इस लॉ को, यार यहाँ पर इराक में लड़कियां जल्दी जवान हो जाती हैं, मैं क्या फिजिकली मेंटली तो नहीं होती ना। अगर मैं वो मान भी लूं कि जनाब मिडल ईस्ट में या सऊदी अरब में या इराक में जो अरबी वो जो पट्टी है उसके ऊपर एटमोसफेयर की वजह से लड़कियां जल्दी जवान हो जाती हैं, तो भी यार क्या उनकी मेंटल स्टेट वही होगी 9 साल की जो बच्ची है, जो एक सही बात है। 18 या 20 साल की लड़की की जो सोच होगी। बच्ची तो बच्ची होती है, चाहे बच्चे तो बच्चे फिजिकली करो ना। फिजिकली बिल्कुल एग्जैक्टली सही पॉइंट है आपका। तो इससे मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है जी, यार यहाँ पर वो आए बाएं शाएं कर रहा है। मैंने कहा मुझे सिंपल सा जवाब दो, तुम्हारी भी 6 साल की बच्ची है, 3 साल के बाद कोई अरबी उससे शादी कर ले, चाहे वो 40 लाख डॉलर मेहर भी देते, करोगे? नहीं, कोई भी नहीं करेगा। तो मैंने कहा फिर जब तुमने शरी लॉ इसको कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया? कहता है यार वो इराक की हद तक है, बाकी दुनिया में वो जहाँ जिस कंट्री में है उसी लॉ को फॉलो करेंगे। तो आपकी सेहत पे इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या पास हुआ। मैं क्या क्यों फर्क नहीं पड़ता? एज ए शिया हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो एक हमारी वो जगह है जहाँ से हम सारे फतवे वहां से बाहर निकलते हैं। अगर वो एक स्पेसिफिक जगह के लिए भी है तो भी गलत तो गलत ही है ना। बिल्कुल। अच्छा, पूरी दुनिया में बुखारी साहब, पूरी दुनिया में अफगानिस्तान में और मतलब और बहुत सारी कंट्री में ऐसा होता है कि अक्सर मासूम छोटी छोटी बच्चों की शादी बड़े बड़े बुढ़े लोग करके ले जाते हैं, और अक्सर वो गरीब परिवारों से होती है, गरीब फैमिलीज होती हैं, तो उन्हें थोड़ा बहुत वो पैसा वैसा देकर बच्चों से शादी कर लेते हैं। तो दुनिया में ये बुराई है ही इसीलिए क्योंकि नबी ने ऐसा किया था और सुन्नत है, तो उस चीज को गलत माने, उसका रेफरेंस लेके कर रहे हैं लोग। बिल्कुल। तो हम इसे गलत क्यों ना करें? कहीं भी हो रहा पूरी दुनिया में, तो हम क्यों ना गलत कहें इसे? बिल्कुल। और इसको ये जस्टिफाई जब करने की, गलत चीज को भी जब आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो दैट मीन के आप वो बैल है, बस पट्टी बंदी हुई है। आपने नहीं सोचना कि गलत है यार, उसको मैं बोल दूं किसी तरीके से गलत है। अब पीछे तो एक मौलवी साहब का, मैं हमारे ही पाकिस्तान के बड़े फेमस मौलवी हैं, तो उनसे एक बंदा जो है ना कुछ किताबों के रेफरेंस लेके आ गया कि ये आपकी किताबों में ये लिखा हुआ है। तो उन्होंने उसको कहा कि यार तुम इस टॉपिक में ना पढ़ो, अगर मैंने बुखारी और बाकी मुस्लिम और बाकी हदीस की किताबों के रेफरेंस दिए तो आप ये शो ही नहीं कर सकोगे वहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। सही बात है। तो मैंने अपने यहाँ के जो लोकल मौलवी साहब थे, मैंने उनको कहा यार अगर कोई गलत चीजें दोनों तरफ किताबों में लिखी हैं तो आप उसको वहां से डिलीट क्यों नहीं करते उन चीजों को? मतलब ये कि आई हैव नो क्लू कि अगर एक चीज गलत है तो उसको किताब से निकाला क्यों नहीं जाता? वो ज़ईफ है लेकिन रखना उधर ही है। फलां चीज ज़ईफ है लेकिन वो उसके अंदर रखनी है। मैं क्या ये बहानेबाजी है इनकी, ये बुखारी साहब इनकी सब बहानेबाजी है। जब ये कुछ भी एक मसला आता है इनके सामने और ये इजमा करते हैं तो सबसे पहले ये कुरान उठा के देखते हैं, कुरान में वो उस मसले का हल है या नहीं है। फिर ये हदीसें देखेंगे, हदीसों में पहले ऑथेंटिक उठा के देखेंगे, मान लो उसमें भी नहीं मिला, फिर ये ज़ईफ हदीसें उठा के वहां से भी उस मसले का हल निकालते हैं। तो ये फालतू कहने की बात है कि अगर कोई ज़ईफ हदीस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। उन्हें उठा के उस पर इजमा किए जाते हैं, ये सच्चाई है। इराक में अगर वो रूल बना है तो इन हदीसों के बेस पर ही तो बना है। ना ये गंदी हदीसें होती, ना ये बनता, ना उन बच्चों की जिंदगी खराब होती। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। तो वो आपकी वीडियोस देखी, मैंने क्रॉस रेफरेंस चेक किए, जब इन लोगों से बातचीत मेरी हुई, अब जिस मुद्दे पे भी बात करो इनके पास कोई ना कोई दलील है। फिर मैंने जब एक बहुत ही मोमना कज़न है हमारी ऑस्ट्रेलिया में, तो उनसे मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे वैसे ही कहा, वो तो बहुत ही ज्यादा जो है ना, वो तो किसी भी शख्सियत का नाम है तो पहले 2-3 मिनट रोना होता उन्होंने। मतलब आप रसूल पाक का नाम ले ले, मजलूम, अच्छा तरह की बात है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, मजलूम या मजलूम, पहले 2-3 मिनट या मजलूम करके रोना होता है, फिर उसके बाद उनसे बातचीत होती है। तो मैंने कहा बाजी पहले मजलूम कर ले फिर मैं अच्छा, एक बात है बुखारी साहब, आपके मैंने देखा है कि शिया लोगों को यही नहीं पता होता, बहुत सारों को, कि जो ये इमाम हुसैन की जो जंग हुई थी वो क्यों हुई थी। उन्हें ये लगता, वो ये सोचते हैं, मतलब ज्यादातर जो मैंने देखा है, वो जो आप शिया लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि दीन खतरे में था और वो दीन को बचा रहे थे। अरे भैया कोई दीन खतरे में नहीं था, इन्हें सत्ता चाहिए थी, इन्हें पावर चाहिए थी, जो ऑलरेडी इनका बड़ा भाई दे चुका था, हुसैन, हसन दे चुका था।
तो जी जब वो पावर ऑलरेडी दे चुका था, उनके पास पहुंच गई थी, चलो ठीक है, उसमें जो यजीद था, यजीद ने खेल खेला था कि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट पे साइन तो इन्होंने करे थे ना। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि जब तक हसन जिंदा है तब तक ये कुछ लाख, कुछ पता नहीं कितने वो थे दिरहम, वो ये दिया करेंगे जब तक वो जिंदा है। उसने एक औरत को भेजा, भेज के उसने मरवा दिया हसन को। तो जब तक वो जिंदा था तभी तक मिलने थे, वो मर गया, उसके बाद मिलना बंद हो गया, तो फिर ये खड़े हो गए। तो भैया ये सिर्फ पावर पाने की लड़ाई थी ये कोई जी दीन जी जी बचाने की लड़ाई नहीं थी जी। जी जी। अच्छा, तो मैं वो ऑस्ट्रेलिया वाली कजन को कह रहा था कि वो मैं मजलूम वगैरह कर लिया, तो मैंने कहा थी क्वेश्चन क्या है मेरे भाई आपका। मैंने कहा अच्छा भाई क्वेश्चन सीधा सा है कि आप इतनी ज्यादा वो बनती हैं कि आपको बड़ा नॉलेज है, तो आप ये मुझे सिंपल ये बताएं कि रसूल पाक की जो जिंदगी है उसके बारे में आप कितना जानती हैं। बहुत क्या, जितना हमने पढ़ा बेटा हम उतना जानते हैं। मैं क्या, अच्छा बाजी ये बताएं कि उनकी कितनी बीवियों के बारे में आप जानती हैं। सभी के बारे में। मैं क्या, गलत। सवाए मैं क्या हमारी मजालिस में बीबी खदीजा अलैहिस्सलाम के अलावा उसका जिक्र है, या थोड़ा बहुत जिक्र आप बीबी आयशा का करते हैं कुछ रेफरेंसेस देने के लिए, ठीक है, और या फिर ज्यादा से ज्यादा आप उम्मे सलमा का नाम लेते हैं। इसके अलावा जो बाकी बीवियां हैं उनका कभी किसी मजलिस में किसी जगह पर कभी कोई तज़किरा नहीं किया जाता। तो कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं इससे फर्क ये पड़ता है कि आप, मुझे लगता है कि हमारे मौलवी जो है उन्होंने भी मीठा मीठा रखा हुआ है कि इन चीजों में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि सफिया से कैसे शादी हुई। सही ठीक बात है, अब मैंने जब किसी को नहीं पता होता है। किसी को नहीं पता, तो जब बाकी बीवियों के बारे में आर्या कप्तिया के बारे में बोला, नहीं वो शहद वाला किस्सा तो वो तो मैं शहद का तो कोई चक्कर ही नहीं था उसमें। ये कौन सा शहद है जिसकी बात कर रही हैं? नहीं नहीं वो शहद वाला, मैं क्या, प्लीज घुमाए मत। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो शहद वाला, शहद के ऊपर इतनी लड़ाई नहीं हो सकती बीवियों की। ये कौन शहद कौन सा, कोई डायमंड और सोने का बना हुआ था? ये मैंने कहा वो दूसरा शहद था जिसके अल्लाह चक्कर में दूसरी बीवियां देने चला था तलाक दिलवा के शहद के चक्कर में। अरे हद है, इतनी बड़ी लड़ाई हो गई शहद के चक्कर में। मैंने कहा यार प्लीज, मैं थोड़ा सा खड़े होके अब घंटी घुमा रहा हूँ अब मैं घूम नहीं रहा, तो मुझे सही से जवाब दो। तो वो तब गई, उन्होंने जनाब मेरी बेगम को बोल दिया कि ये गलत ख्याल इसके दिमाग में आ रहे हैं, इसका दिमाग वाला दुरुस्त करो, ये दूसरी तरफ निकल रहा है, इतना कहना खबर ना हुई मेरी बेगम दोनों बाजी को ऑस्ट्रेलिया फोन करके क्या बोला, मैंने कहा यार कुछ भी नहीं बोला, मैं तो सिंपल ये पूछ रहा था कि ये जो है बीबी सफिया से कैसे शादी हुई, ये मारिया कप्तिया वाला किस्सा है, तुमसे पूछ रहा था। तो जाके किसी मौलवी से पूछो, उन बाजी को तंग कर रहे। मैंने कहा नहीं चलो तुम भी काफी पढ़ी लिखी हो, तुम बता दो। तो अच्छा, जब उसने, मैंने कहा तुम हिस्ट्री को खंगालो तो सही कैसे हुआ था। फिर मैंने एक दो जो बंदे थे उनसे बात की, तो मैंने उनको बताया कि किस तरह से जो है इन्होंने बनून ज़ीर और बाकी जो कबाइल थे। और वो कहता है मैंने सब कुछ खोना झेल लिया, रिश्तेदार, दोस्त, इज्जत, पर जो पाया वो सबसे अनमोल था, अपनी आत्मा की आज़ादी। जब मजहब छोड़ने का फैसला होता है तो सिर्फ अकीदे नहीं, पूरी दुनिया बदल जाती है। हर रोज एक नई लड़ाई होती है, घर के अंदर चुप रहना, बाहर जाकर मुस्कुराना और रात में चुपके से रो देना, लेकिन वो हर रात एक नए सवेरे का पैगाम होती है। उस पाकिस्तानी शख्स ने सिर्फ यूट्यूब के कुछ वीडियोस नहीं देखे, उसने अपने दिमाग का दरवाजा खोला, उसने एआई से मदद ली, अपने सवालों का सच्चा जवाब ढूंढा बिना किसी पक्षपात के, और जब वह हर जवाब उसकी मजहबी कहानी से अलग निकला तो उसने झूठ में जीने से इनकार कर दिया। आज वो तनाव है लेकिन आज़ाद है, आज वो डर के साए में है लेकिन झूठ के साए से बाहर है। उसका संदेश साफ है, सवाल करो, डरो मत, सच से भागो मत, क्योंकि सच वही होता है जो बार बार जांचने पर भी नहीं बदलता। मैंने यह वीडियो उन सब लोगों को समर्पित किया है जो इस सफ़र पर है, जो अभी भी कन्फ्यूजन में है, जो चैट जीपीटी से सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह आयतें वाकई ऐसा कहती है, जो लोग चुप है पर अंदर से तूफान चल रहा है। यह वीडियो उनके लिए है। अपने दिमाग से सोचो, किसी और के लिए मत जियो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा हक है। जफर हैरिट, एक्स मुस्लिम साहिल, एडम सीकर, एक्स मुस्लिम समीर और कई और लोग जिन्होंने एक रास्ता दिखाया, मगर रास्ता सिर्फ दिखाया जा सकता है, चलना आपको खुद पड़ता है। अगर आप तैयार हो तो पहला कदम उठाओ। सच का सफर मुश्किल है, लेकिन आखिर में वही एक चीज है जो वाकई मायने रखती है। मैं हूं हलाल काफिर और आप देख रहे हैं एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर। और यह थी कहानी एक जिंदा इंसान की जो झूठ के अंधेरे से निकलकर सच के उजाले में आया। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।